सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का अपने चैनल एग्जाम मंथन 24/7 पर स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी लगातार कर रहे होंगे। देखिए, आपको एक काम करना है, अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है, तैयारी कंटिन्यूस रखनी है। कुछ भाइयों के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर एग्ज़ाम कब होंगे। देखिए, एग्ज़ाम्स का ना ही आपको पता है ना ही मुझे पता है, और जो भी यूट्यूब पर प्रेडिक्शन कर रहे हैं उन्हें भी एग्ज़ाम्स का कुछ नहीं पता है। उन्होंने इस प्रेडिक्शन के नाम पर ही अपने बैच लॉन्च किए हैं और कमा रहे हैं, आप सभी जानते हैं। किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो आप इन पर प्रेडिक्शंस पर ना जाएं, और एग्ज़ाम्स जब होगा जब होता रहेगा, लेकिन आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, ठीक है। तैयारी छोड़ दोगे तो एग्ज़ाम अगर आता है तो फिर आपको दोबारा जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। यही एक टाइम होता है जो मौका मिलता है। अभी देखिए, ये इतना टाइम मिल रहा है आपको, ये एक मौका है आपको अपनी तैयारी अच्छी करने का। आप हो सकता है पहले जॉब ले सकें, लेकिन आपको अब क्या काम करना है, ऐसी तैयारी करनी है जिससे आपकी रैंक बन सके, ठीक है ना। तो आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। और बात रही, कुछ कहते हैं सर मोटिवेट कीजिए। मोटिवेट कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता। अगर कोई किसी आदमी को मोटिवेट कर सकता है वो वह है खुद। अपने आप को आप खुद मोटिवेट कर सकते हैं। किसी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियोस देखकर आप मोटिवेट नहीं हो सकते। हो सकता है वो मोटिवेशनल स्पीकर खुद अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो सकता है वो भी अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो। तो आपको मोटिवेट अगर कोई कर सकता है तो वो हो आप खुद, ठीक है। आपको अपने आप को मोटिवेट करना है। बहुत बातें हो गई आज का हमारा टॉपिक है नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट। नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में मतलब हम हर चीज़ कवर करेंगे। देखिए, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट की मतलब ये समझ लो एक तरह से पूरी फुल क्लास है, जिसमें हम हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेट हो गई, बे हो गई, सी हो गई, ठीक है, और लेक्स हो गई, और जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, मरुस्थल, डेजर्ट बोलते हैं जिन्हें हम, और माउंटेन रेंजेस, इन सब के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो ये एक तरीके से मास्टर वीडियो समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। फेमस सिटीज़ भी देखेंगे हम, और इन कंट्रीज़ के बारे में भी जानेंगे। इस कंट्री जैसे यूएसए है, कनाडा है, इनकी क्या क्या खासियत हैं, मैक्सिको की क्या खासियत है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। नॉर्थ अमेरिका आप सभी जानते हैं ये कौन सा कंटिनेंट है। ये है नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट। कौन सा? नॉर्थ अमेरिका। कौन कौन सी कंट्रीज है इसमें मेन जो है? देखिए, ये है कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, इसके नीचे और पनामा वगैरह कंट्री हैं। यहाँ पर ये क्यूबा है, और देखिए यहाँ पर जो है ये कैरिबियन आइलैंड्स हैं। कौन से हैं? कैरिबियन द्वीप समूह हैं। इसी से हम वेस्ट इंडीज भी बोलते हैं। यहाँ पर इन द्वीप समूहों को मिलाकर क्या बनता है? वेस्ट इंडीज। आपने नाम भी सुना होगा, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपने ये नाम सुना भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम चीज देखते हैं इसमें, सबसे पहले देखते हैं हम सी, यानी कि सागर। कौन कौन से सागर इसमें लगे हुए हैं? देखिए, एक यहाँ पर एक सी है। सबसे पहले जो पहला सी है आपका, वो है आपका यहाँ पर ब्यूफोर्ट सी। कौन सा? ब्यूफोर्ट सी। ब्यूफोर्ट सी नंबर 1। नंबर 2 आपका यहाँ पर है, ये जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये है आपका लेब्राडोर सी। लेब्राडोर सी। अब इससे अगर हम वेस्ट की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपका एक सी है जिसका नाम है बेरिंग सी, जिसे हम बोलते हैं बेरिंग सागर। इससे थोड़ा ऊपर चलें तो यहाँ पर जो सी है आपका, वो है चुक्की सी। कौन सा? चुक्की सागर। ये है आपका चुक्की सागर। और आप सभी जानते हैं इस नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में इस तरफ कौन सा सागर, महासागर है? ये पूरा अटलांटिक ओशन। अगर अटलांटिक ओशन की बात करें तो ऊपर की तरफ आपका होगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन। कौन सा? नॉर्थ अटलांटिक ओशन, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है। और इसके वेस्ट में, अगर इसके वेस्ट की बात करें यहां पर, तो ये कौन सा होगा आपका? प्रशांत महासागर। अगर प्रशांत महासागर में भी बात करें तो आपका उत्तरी प्रशांत महासागर, यानी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। और आप देखिए, आप यहां पर ये हो गए पैसिफिक ओशियन, ये हो गया आपका अटलांटिक ओशियन, और ऊपर की तरफ जो ओशियन है आपका, वो है आपका आर्कटिक ओशियन। कौन सा? आर्कटिक ओशियन, ठीक है। इन सब के बारे में आपको पता चल गया कौन कौन से सी हैं आपके। पहले तो महासागर देखें तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन इसके ईस्ट में,
इसके नॉर्थ में देखें तो आर्कटिक ओशन, इसके वेस्ट में देखें तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन। ये पैसिफिक ओशन का नॉर्थ पार्ट है और नीचे कौन सा पार्ट होगा, साउथ पैसिफिक ओशन। इसी तरह से यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन है तो नीचे कौन सा होगा, साउथ अटलांटिक ओशन। और यहाँ पर जो है आपका आर्कटिक ओशन ऊपर की तरफ, जहाँ पर ये ग्रीनलैंड आइलैंड है, ठीक है। अब बात करते हैं हम गल्फ एंड स्ट्रेट्स की। देख गल्फ एंड स्ट्रेट्स होती क्या हैं, पहले तो हम देखते हैं गल्फ। गल्फ एक ऐसी वाटर बॉडी है जो 3 तरफ से लैंड से घिरी हुई हो और एक तरफ उसके पानी हो, ठीक है। एक तरफ पानी हो और 3 तरफ वो लैंड से घिरी हुई हो तो उसे बोलते हैं हम गल्फ या फिर बे। गल्फ और बे में अंतर क्या है, गल्फ थोड़ी अंदर को गहरी होती है, उसकी लंबाई थोड़ी अंदर होती है और उसका माउथ जो होता है वो छोटा होता है। माउथ कैसा होता है, नैरो। और यदि हम बे की बात करें तो बे गहरी कम होगी, इसका जो माउथ होगा वो वाइड होगा। कैसा होगा, वाइड। तो इसी बेस पर हम गल्फ एंड बे को डिस्क्राइब करते हैं। और इस कंटिनेंट में, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में हम देखते हैं कि कौन कौन सी गल्फ एंड बे हैं जो हमें याद रखने लायक हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो आपकी यहां पर देखते हैं ये गल्फ है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। देखिए आप अपने साथ मैप लेकर बैठे हैं, अगर आप इस क्लास को कर रहे हैं तो आप मैप लेकर बैठे हैं तो आपको चीजें अच्छे से और जल्दी समझ में आएंगी, ठीक है। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। इधर की तरफ आते हैं तो ये है आपकी हडसन बे। कौन सी, हडसन बे, ठीक है। ये हो गया आपका हडसन बे। थोड़े इधर की तरफ चलते हैं, ये है गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का। कौन सी है गल्फ ऑफ अलास्का, ये है आपकी गल्फ ऑफ अलास्का। इधर चलते हैं हम तो ये है आपकी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। अगर आपसे ये पूछे कि ये किस महासागर का हिस्सा है तो क्या आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। देखिए हडसन बे किसका पार्ट है, आर्कटिक ओशन का। सेंट लॉरेंस अटलांटिक ओशन या फिर लेब्राडोर सी के नीचे है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये जो है आपकी गल्फ ऑफ अलास्का जो है ये पैसिफिक ओशन में, वो भी नॉर्थ पैसिफिक ओशन का पार्ट है। कैलिफोर्निया की खाड़ी जो है ये भी आपका पैसिफिक ओशन का पार्ट है। यहां पर एक ये खाड़ी आती है जैसा आप देख पा रहे हैं, इतनी बड़ी खाड़ी है ये, इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी कि मैक्सिको की खाड़ी। तो ये कुछ खाड़ी थी। देखिए यहां पर एक और है, यहां है बैफिन बे। कौन सी, बैफिन बे, यानी बैफिन की खाड़ी। कौन कौन सी खाड़ी आपको याद रखनी है, ये बैफिन आइलैंड है, ये ग्रीनलैंड आइलैंड है, आप सभी को पता होगा। ये बैफिन आइलैंड है और एक ग्रीनलैंड आइलैंड है। ग्रीनलैंड आइलैंड जैसा आप देख पा रहे हैं ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड यानी सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीप किसे कहते हैं, द्वीप एक ऐसी भूमि की संरचना है, सॉरी भूमि है, एक ऐसा स्थलखंड है, ऐसी लैंड बॉडी है जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई होगी। देखिए चारों तरफ इसके पानी है। तो ये ग्रीनलैंड आइलैंड जो है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, ठीक है। ये है आपका बैफिन बे, बैफिन आइलैंड। ये बैफिन आइलैंड किसका पार्ट है, कनाडा का पार्ट है। यहाँ पर ग्रीनलैंड और इनके बीच में देखिए मैंने आपको कौन कौन सी खाड़ियां बताई। एक तो यहाँ पर है हडसन बे, कहाँ पर, हडसन की खाड़ी किस में है, कनाडा में। सेंट लॉरेंस की खाड़ी भी आपकी कनाडा में है। यहाँ पर इधर आए तो गल्फ ऑफ अलास्का, जो यहाँ पर अलास्का ये वाला पार्ट क्या है, अलास्का, जो कि यूएसए का पार्ट है, आप सभी जानते होंगे। ये यहाँ से लेकर यहाँ ऊपर जो पार्ट है ये अलास्का है। और ये अलास्का किसका पार्ट है, अलास्का यूएसए का पार्ट है, यानी इस पर राजनीतिक अधिकार किसका है, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो इसके नीचे खाड़ी जो है गल्फ ऑफ अलास्का। यहाँ पर जो आती है आपकी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया सिटी जो है वो यहाँ पर है यूएसए में, लेकिन जो कैलिफोर्निया की खाड़ी है वो मैक्सिको के देश के अंतर्गत आती है। यहाँ जो है ये मैक्सिको है, आप जैसा देख पा रहे हैं ये मैक्सिको और यूएसए की बाउंड्री लाइन है। ये लाइन जो आप दिख रहे हैं इसके नीचे मैक्सिको है, इसके ऊपर यूएसए है। तो ये जो कैलिफोर्निया की खाड़ी है आपकी ये कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है आपकी मैक्सिको में। गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है ये यूएसए एंड मैक्सिको दोनों में आपको दिख रही होगी। यहां पर मैक्सिको की खाड़ी यूएसए पे भी टच करती है और मैक्सिको भी, दोनों इसको टच करते हैं। अब ये तो हो गई आपकी कुछ खाड़ियां, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खाड़ियां थी वो हो गई। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट यानी जल संधियां। जल संधि किसे कहते हैं, जल संधि एक ऐसी नैरो वाटर बॉडी होती है, पतली छोटी नैरो वाटर बॉडी
जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ती है। ठीक है, जल संधि होती है, स्ट्रेट जो होती है, वो दो बड़ी वाटर बॉडी को कनेक्ट करेगी और किन्हीं दो लैंड बॉडीज को सेपरेट करेगी, यानी कि दो स्थलखंडों को अलग अलग करेगी और दो जल निकायों को जोड़ेगी। ठीक है, ये हो गई स्ट्रेट की आपकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी स्ट्रेट हैं। पहले से मिटा दूं मैं थोड़ा सा। देखिए, मैं यहां पर मार्क करता हूं कि कौन कौन सी स्ट्रेट हैं। देखिए, एक यहां पर ये ग्रीनलैंड है, मैं इसे मिटाता हूं। ये है आपका ग्रीनलैंड और इसके इधर कौन सा है, ये बैफिन आइलैंड। कौन सा, बैफिन। तो इसके बीच में जो ये स्ट्रेट है, देखिए स्ट्रेट क्या है, इन दो लैंड बॉडीज को अलग करेगी और इन दो वाटर बॉडीज को जोड़ेगी। देखिए, एक लेब्राडोर सी हमने बता दिया। ठीक है, चलो, इन दो वाटर बॉडीज को अलग करेगी, लैंड बॉडीज को अलग करेगी, इन वाटर बॉडीज को जोड़ेगी। तो आपकी सबसे पहली जो स्ट्रेट आती है वो है आपकी डेविस स्ट्रेट। ठीक है, डेविस स्ट्रेट किन किन, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे दो वाटर बॉडी किन को कनेक्ट करती है। देखिए, जिन वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है वो कौन कौन सी है आपका, एक तो लेब्राडोर सी। कौन सा, लेब्राडोर सी। और किसको, इसके साथ जोड़ती है आपकी बैफिन बे को। कौन सी, बैफिन बे, बैफिन की खाड़ी। देखिए, लेब्राडोर सी आपका ये वाला पार्ट है और बैफिन आइलैंड आपको, बैफिन जो खाड़ी है वो ये है, ये लेब्राडोर सी है यहां तक। तो इसे जोड़ती है और इन दोनों को अलग करती है। अलग किसे करती है, देखिए सेपरेट्स किसे करती है, ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड। किसको, ग्रीनलैंड एंड बैफिन आइलैंड। तो ये कौन सी स्ट्रेट होगी आपकी, सबसे पहले डेविस स्ट्रेट। ठीक है, ग्रीनलैंड आप सभी जानते हैं, मैंने बता दिया सबसे बड़ा द्वीप है और इस पर किसका अधिकार है, वो है आपका डेनमार्क। कौन सा, डेनमार्क। आपको ये पता होना चाहिए किस देश के अंतर्गत आता है, किस देश का राजनीतिक अधिकार है इस पर, वो है आपका डेनमार्क। जबकि पार्ट ये किसका है, ग्रीनलैंड, ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है और डेनमार्क कहां पर है आपका, यूरोप में। लेकिन ये पार्ट इसका है नॉर्थ अमेरिका का, लेकिन अधिकार यूरोप के एक देश डेनमार्क का है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डेविस स्ट्रेट। अब नेक्स्ट स्ट्रेट की बात करते हैं, तो वो एक यहां पर है, कौन सी है, हडसन स्ट्रेट। मैं इसे मिटाता हूं। दूसरी जो जलसंधि आपकी कौन सी है, हडसन स्ट्रेट। देखिए, ध्यान से इन्हें सुनते रहें, हो सकता है आपको एक वीडियो में इतना कहीं देखने को ना मिले। किन दो चीजों को जोड़ेगी, किन दो वाटर बॉडीज को और किन दो लैंड बॉडीज को अलग करेगी। ठीक है, ये है आपकी हडसन स्ट्रेट। यहां पर देख पा रहे हैं आप, मैंने ब्लैक कलर से मार्क किया हुआ है। तो इसमें ये जो जोड़ेगी, एक इसको हडसन बे को और एक लेब्राडोर सी को। कौन कौन सी चीजों को जोड़ेगी, तो वो है आपकी हडसन बे एंड आपकी लेब्राडोर सी। लेब्राडोर सी किन दो वाटर बॉडीज को डिस्कनेक्ट करेगी, एक तो आपका बैफिन आइलैंड और आपका कनाडा। कनाडा भी, देखिए बैफिन आइलैंड भी कनाडा का ही पार्ट है, लेकिन किस है, कनाडा एंड बैफिन आइलैंड। ठीक है, समझ में आया आपको हडसन स्ट्रेट के बारे में, जिसे बोलते हैं हडसन की जल संधि। हडसन बे एंड लेब्राडोर सी को जोड़ेगी और कनाडा और बैफिन आइलैंड को अलग करेगी। कनाडा का ही पार्ट है बैफिन आइलैंड, तो कनाडा के एक आइलैंड बैफिन आइलैंड को कनाडा से कौन सी स्टेट अलग करती है, तो वो है आपकी हडसन स्ट्रेट। तीसरी स्टेट यहां चलते हैं। ठीक है, ये मैं अब कलर चेंज करता हूं जरा, यहां पर इसे मिटा दूं। तीसरी जो स्टेट है आपकी, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। कौन सी, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। यहां पर मैं एक स्टेट बनाता हूं, ये एक वाटर कनेक्टिंग बॉडी है जिसे हम बोलते हैं स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा यानी कि फ्लोरिडा की जल संधि। कौन सी, फ्लोरिडा की जल संधि। किन किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है, देखिए एक तो गल्फ ऑफ मैक्सिको जोड़ती, किन्हें किन्हें है, गल्फ ऑफ मैक्सिको किसके साथ जोड़ती है, यहां पर है आपका सरगेसो सी। कौन सा, सारगेसो सागर, सारगेसो सी। सारगेसो सी ना हो तो अगर अटलांटिक ओशन भी दे रखा हो आपका, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, तो वो भी सही है। क्योंकि देखिए, एक मैं यहां पर सी बताना भूल गया, अभी बताता हूं आपको। ठीक है,
सरगेसो सी जो यहाँ पर है वो भी किसका पार्ट है, आपका अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है, ठीक है। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको भी अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है। तो ये हो गई आपकी स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। किन दो चीज़ों को अलग करती है, ये है यहाँ पर आपका यूएसए का एक स्टेट है जिसका नाम है फ्लोरिडा। कौन सा, फ्लोरिडा। ये जो कंट्री है इसका नाम है क्यूबा। किन किन दो लैंड बॉडीज को अलग करती है, तो वो है आपका क्यूबा एंड आपका फ्लोरिडा, यूएसए, फ्लोरिडा। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा किस किस चीज को अलग करती है, क्यूबा एंड फ्लोरिडा। क्यूबा देश को इस यूएसए के साथ, यूएसए में भी कौन सा जो स्टेट है इसका राज्य है, कौन सा, फ्लोरिडा। इसके बाद जोड़ती किन किन चीजों को है, वो है गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड सरगेसो सी या फिर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ये हो गई आपकी स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। यहां पर आती है आपकी एक और स्टेट जिसका नाम है, देखिए यूकाटन, यहां पर है यूकाटन चैनल। कौन सा, यूकाटन चैनल। चैनल और स्टेट में क्या अंतर है, चैनल और स्टेट में अंतर इतना है बस कि जो चैनल है वो स्टेट का एक थोड़ा चौड़ा रूप है, यानी बड़ा रूप, तो उसे क्या बोलेंगे हम, चैनल। तो यहां पर जो चैनल है इसका नाम है यूकाटन चैनल। कौन सा, यूकाटन चैनल। अब इस चैनल की बात करते हैं, किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करेगा और किन दो लैंड बॉडीज को सेपरेट करेगा। तो पहले तो इसका नाम ही लिखते हैं, कौन सा है, यूकाटन चैनल, यूकाटन चैनल। देखिए यहां पर एक पेनिनसुला है, ये पेनिनसुला है जिसका नाम है यूकाटन पेनिनसुला। पेनिनसुला किसे कहते हैं, यानी प्रायद्वीप। प्रायद्वीप उसे कहते हैं जिसका तीन तरफ से जो पानी से घिरा हुआ हो, कोई भी लैंड बॉडी जो तीन तरफ से पानी से घिरी हुई हो उसे बोलते हैं हम प्रायद्वीप या फिर पेनिनसुला। ये है आपका यूकाटन पेनिनसुला। किसका पार्ट है, ये मैक्सिको कंट्री का पार्ट है। किसके अंतर्गत, मैक्सिको के अंतर्गत आता है। और यहां पर कौन सा देश है, ये है क्यूबा। और देखिए मैंने ये बता दिया आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये कौन सी है, मैक्सिको की खाड़ी। इसके नीचे मैं आपको ये सी बताना भूल गया जिसका नाम है आपका कैरिबियन सी। कौन सा है, कैरिबियन सी। तो जोड़ने वाली बात करें तो जोड़ने वाली किन किन जल संधियों को जोड़ेगी, ये जो चैनल है किसको जोड़ेगा, एक तो आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको और नीचे है आपका कैरिबियन सी। कौन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरिबियन सी, कैरिबियन सी। ये नीचे का वाला पार्ट जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस यूकाटन पेनिनसुला के आसपास, ये जो है आपका कैरिबियन सी है जिसमें कैरिबियन आइलैंड्स पाए जाते हैं। जितने भी आइलैंड हैं इन्हें बोलते हैं हम कैरिबियन आइलैंड्स। तो ये कौन से किसके पार्ट हैं आपके, ये हैं आपके कैरिबियन सी के, कैरिबियन सी में आते हैं। तो ये हो गया आपका यूकाटन चैनल। किन किन दो चीज़ों को जोड़ता है वो बता दी मैंने। अलग किसे करता है, मैक्सिको को क्यूबा के साथ, या फिर आप बोल सकते हैं यूकाटन पेनिनसुला को किससे अलग करता है, वो है आपका क्यूबा। कौन सी कंट्री है, क्यूबा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कौन कौन सी चीज़ें अलग करता है। ये तो हो गई इधर की स्टेट। ठीक है, अब हम चलते हैं इधर की तरफ। एक यहाँ पर स्टेट है जैसा आप देख पा रहे हैं, ये किन दो चीज़ों को जोड़ती है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मैंने जगह कम बची तो इस वजह से यहाँ पर स्टेट जो है यहाँ पर है। ये किन दो चीज़ों को जोड़ती है और किन दो चीज़ों को अलग करती है। तो सबसे पहले तो इसका नाम ही लिखते हैं। इसका नाम जो है आपका बेरिंग स्ट्रेट। कौन सी, बेरिंग स्ट्रेट। इस बेरिंग स्ट्रेट की खासियत क्या है, ये है आपकी बेरिंग स्ट्रेट या फिर बेरिंग जल संधि। बेरिंग स्ट्रेट किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, तो आपका वो है बेरिंग सी यानी कि बेरिंग सागर, और ऊपर कौन सा, चुक्की सागर। तो आपका कौन कौन से सागर हो गए, बेरिंग सी एंड आपका चुक्की सी। देखिए ऐसा भी हो सकता है आपसे महासागरों को पूछ ले कौन कौन से महासागर को जोड़ती है, तो नीचे कौन सा है, पैसिफिक ओशियन, इधर कौन सा, आर्कटिक ओशियन। अगर आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन दिया हुआ है तब भी सही है। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन दिया हुआ है तब भी सही है। चुक्की सी, बेरिंग सी दिया हुआ है तब भी सही है। और किन दो चीज़ों को अलग करती है, तो ये दो लैंड बॉडीज हैं जिन्हें अलग करती है, तो वो हैं आपका दो पहले तो आपके कंटिनेंट कौन कौन से हैं, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। देखिए इधर जो है ये आप देख पा रहे हैं पूरा नॉर्थ अमेरिका है, इससे इधर एशिया रसिया का पार्ट आता है एक, ठीक है।
तो रशिया को इस यूएसए के पार्ट से अलग करता है। बाकी रशिया किसका पार्ट है? एशिया का। और ये किसका पार्ट है? नॉर्थ अमेरिका का। तो एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है। अगर दूसरे वे में पूछे तो ऐसा ही बोल सकता है, रूस को किससे अलग करता है? यूएसए से। रशिया एंड यूएसए, इन दोनों को भी ये स्टेट अलग करती है। ठीक है, पहले जो अलास्का था रूस का ही पार्ट था, बाद में ये यूएसए का पार्ट। ठीक है, अब किसका पार्ट है? अलास्का यूएसए का पार्ट है। तो कौन कौन सी मेन स्टेट हमने इसमें पढ़ी, आपको वो याद रखनी है। देखिए, सबसे पहले जो हमने स्टेट पढ़ी वो पढ़ी थी हमने कौन सी? यहाँ पर डेविस स्टेट। डेविस स्टेट के बाद में हडसन स्टेट। हडसन स्टेट के बाद में आपने फ्लोरिडा स्टेट। फ्लोरिडा स्टेट्स के बाद में यूकाटन चैनल। यूकाटन चैनल किन किन, देखिए रिवीजन करते हैं, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा सब। डेविस स्टेट ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड को अलग करती है। ठीक है, किस किस को? ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड को। हडसन स्टेट इस कनाडा को बैफिन आइलैंड से अलग करती है, यहाँ लेब्राडोर को इस हडसन की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है, यहाँ पर भी एक देखिए जल संधि है जिसे हम बोलते हैं डेनमार्क स्टेट। कौन सी? डेनमार्क स्टेट। ये कौन कौन से भाई आइलैंड्स हैं? देखिए, ये तो ग्रीनलैंड है, मैंने आपको बता दिया। ये आइसलैंड है। कौन सा? आइसलैंड। तो आइसलैंड को ग्रीनलैंड से कौन अलग करता है? तो आपसे पूछे तो वो है आपकी डेनमार्क स्टेट। कौन सी स्टेट? डेनमार्क की जल संधि। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये आपकी हडसन स्टेट हो गई, आपकी डेविस स्टेट हो गई। यहाँ पर आपकी कौन सी है? फ्लोरिडा स्टेट क्यूबा को यूएसए से अलग करती है, या फिर क्यूबा को फ्लोरिडा से अलग करती है। और गल्फ ऑफ मैक्सिको को सरगेस सी से जोड़ती है। यहाँ पर आपका यूकाटन चैनल आएगा। यूकाटन चैनल गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन सी से जोड़ेगा और इस यूकाटन पेनिनसुला को क्यूबा से अलग करेगा। इधर बात करें बेरिंग सी की, सॉरी बेरिंग स्ट्रेट की, तो बेरिंग स्ट्रेट किसे किसे अलग करेगी? चुक्की सी को किससे? बेरिंग सी से अलग करेगी। और जोड़ेगी। लैंड बॉडीज अलग होती हैं, वाटर बॉडीज कनेक्ट होती हैं। तो और वाटर बॉडीज कौन कौन सी है जिन्हें डिस्कनेक्ट करेगी या फिर अलग करेगी? वो है आपकी यूएसए और रशिया, या फिर नॉर्थ अमेरिका, या फिर एशिया। ठीक है, दोनों में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये थी कुछ स्टेट्स। अब हम बात करते हैं, अब इनकी माउंटेन रेंजेस पर चर्चा करेंगे। कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या उनके बीच में पड़ता है। ठीक है, इन सब चीज़ों पर अब चर्चा करते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं माउंटेन रेंजेस। चलिए शुरू करते हैं माउंटेन रेंजेस। देखिए, माउंटेन रेंजेस बताने से पहले मैं 2 चीज़ें बताना भूल गया था आपको। देखिए, यहाँ कुछ कंट्री जैसे आपको मैंने बताया था, क्यूबा है, ये हयाती है, ये डोमिनियन रिपब्लिक, और ये है आपका प्यूर्टो रिको। कौन सा? प्यूर्टो रिको। इनके बीच में भी कुछ पासेस हैं, जैसे यहाँ पर निकलने के लिए जगह है ये। इन पासेस का नाम क्या है? देखिए, क्यूबा और हयाती के बीच में, क्यूबा और हयाती के बीच में जो जगह है उसका नाम है आपका विंडवार्ड पास। कौन सा? विंडवार्ड पास। विंडवार्ड पास। ठीक है, अब इससे इधर चलते हैं। प्यूर्टो रिको और डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में जो आपका पास है उसे बोलते हैं मोना पास। कौन सा है? मोना पास। तो आप इन 2 चीज़ों को याद रखें, विंडवार्ड पास और मोना पास। मोना पास प्यूर्टो रिको और डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में, क्यूबा और हयाती के बीच में आपका विंडवार्ड पास। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी थी। अब चलते हैं हम माउंटेन रेंजेस की तरफ। माउंटेन रेंजेस को स्टार्ट करें तो हम थोड़ा ऊपर की तरफ से आते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है, यहाँ ये आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ रेड कलर से आपको ये मार्क कर रहा हूँ। इसका नाम है अलास्का रेंज। और ये किसका पार्ट है? यूएसए में। आप सभी जानते हैं अलास्का किसका पार्ट है? यूएसए का। यहाँ से ऊपर का पार्ट जो है ये अलास्का है और यही यूएसए का पार्ट है। यहाँ कनाडा है, यहाँ यूएसए है, लेकिन ये जो है यहाँ पर अलास्का है। और इसी में एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है अलास्का रेंज। इसके ऊपर एक और रेंज है जिसका नाम है आपका ब्रुक्स रेंज। कौन सी है? ब्रुक्स रेंज। 2 माउंटेन रेंजेस हैं ऊपर, ब्रुक्स एंड अलास्का। तो इन्हीं के बीच में यहाँ पर एक नदी बहती है, जैसा मैंने आपको एक नदियों वाला चैप्टर कराया था, अगर आपने वो देखी होगी तो आपको याद होगी, यूकॉन रिवर। कौन सी? यूकॉन रिवर कनाडा से निकलती है और इस नदी घाटी से, यानी इस घाटी से बहती हुई, जो कि इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में है, यहाँ से बहती हुई इस बेरिंग सी में अपना जल गिराती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ और अब भी मैं बता दिया। ठीक है, ये है आपकी अलास्का रेंज। कौन सी? अलास्का रेंज, या फिर हिंदी में बोले तो अलास्का श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला। ऊपर आपकी ब्रुक्स रेंज है। इन अलास्का और ब्रुक्स रेंज के बीच में एक
वैली है जो आप देख पा रहे हैं, ये प्लेन सा स्थान जो होगा, इस वैली को हम बोलेंगे आपकी यूकॉन रिवर वैली। कौन सी? यूकॉन रिवर वैली। यूकॉन रिवर वैली जो है इसे हम बोलते हैं हजारों धुआरों की घाटी, ठीक है, वैली ऑफ 1000 स्मोक्स। क्या बोलेंगे? वैली ऑफ 1000 स्मोक्स, 1000 स्मोक्स। हिंदी में बोले तो हजारों धुआरों की घाटी। इसे क्यों बोलते हैं हजारों धुआरों की घाटी? क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये बर्फीला क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? बर्फीला। जब यहाँ से ये नदी पास होती है, देखिए एक तो बर्फीला क्षेत्र है, नदी पास होती है, तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं जो है माउंटेन रेंज है दोनों, ये आपकी कैसी है? वॉल्केनिक माउंटेन रेंज। कैसी? वॉल्केनिक। यहाँ पर ज्वालामुखी का लावा निकलता रहता है, एक्टिव वॉल्केनोज है यहाँ पर। तो जब उनका लावा इस नदी की घाटी यानी इस नदी के पानी में जाता है, या फिर ज्वालामुखी वाले क्षेत्र से जब नदी गुजरती है, तो वहाँ पर गर्म लावा पहले से ही है, ये पानी जब बहेगा तो वहाँ पर भाप बन जाएगी। भाप बनेगी तो एक गैस के रूप में ऊपर उड़ेगी, तो धुआं की तरह यहाँ पर एक स्थान दिखाई देगा। इस वजह से इस घाटी को हम क्या बोलते हैं? हजारों धुआरों की घाटी या फिर वैली ऑफ 1000 स्मोक्स। किस में है ये? अलास्का में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए अलास्का रेंज की एक यहाँ पर चोटी है, कौन सी है आपकी? माउंट मैकिनले। कौन सी? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले जो है वो आपकी पूरे नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। कैसी है? हाईएस्ट पीक पूरे नॉर्थ अमेरिका की। इस पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है आपकी 6198 मीटर, ठीक है। कहीं कहीं आपको 6194 भी लिखा मिलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। 6198 मीटर इसकी हाइट है, और इतनी हाइट के साथ ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। किस रेंज में पड़ती है? अलास्का रेंज में पड़ती है। और कहाँ पर? यूएसए के पार्ट अलास्का में, ठीक है। अब इसकी कुछ देखिए नीचे और रेंज है। यहाँ पर आपको एक रेंज मिलेगी कोस्टल रेंज। कौन सी? कोस्टल रेंज, ठीक है। कोस्टल रेंज के बाद में आपकी आती है कैस्केड रेंज। कौन सी? कैस्केड रेंज। कैस्केड रेंज के बाद में आती है आपकी सियरा नेवाडा रेंज। कौन सी? सियरा नेवाडा, ठीक है। ये छोटी छोटी कुछ माउंटेन रेंजेस हो गई। अब एक और माउंटेन रेंज है इस महाद्वीप में, जो कि वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। पहले पर आपकी एंडीज है, सेकंड पर आपकी यहाँ पर जो मैं अब मार्क करने वाला हूँ ये है आपकी रॉकीज माउंटेन रेंज। कौन सी? रॉकीज माउंटेन रेंज। आप देख पा रहे हैं ये रॉकीज माउंटेन रेंज है। इससे इधर भी कुछ माउंटेन रेंजेस हैं जिनका मैंने आपको नाम बताया है, कोस्टल रेंज, कैस्केड रेंज एंड सियरा नेवाडा रेंज, ठीक है। इनके बीच में भी कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, उन्हें अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो ये जो रॉकीज माउंटेन रेंज है, इसकी अगर आपसे लेंथ पूछे तो लेंथ होगी इसकी 4800 किलोमीटर। कितनी? 4800 किलोमीटर, सेकंड लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अगर आपसे पूछे तो वो यूएसए में पड़ती है, जिसका नाम है माउंट एल्बर्ट। कौन सी? माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द रॉकीज माउंटेन रेंज, ठीक है। अब यहां पर इनके बीच में कुछ चीजें पाई जाएंगी। देखिए एक रेंज और देख लेते हैं। यहां पर भी आपकी एक रेंज पाई जाती है नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए वाले पार्ट में, जिसका नाम है आपका अपलेशियन माउंटेन रेंज। कौन सी? अपलेशियन माउंटेन रेंज। इस अपलेशियन माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाईएस्ट पीक है आपकी माउंट मिशेल। माउंट मिचेल बोल दो या फिर माउंट मिशेल बोल दो, एक्सेंट का फर्क है। किस रेंज में है ये है आपकी अपलेशियन माउंटेन रेंज में, ठीक है। इसके दोनों तरफ भी यहाँ पर प्लेटू पाए जाते हैं। एक यहाँ पठार है, एक यहाँ पठार है। जिसका नाम यहाँ पर है वो है ओजार्क प्लेटू। कौन सा? ओजार्क। देखिए हम माउंटेन रेंजेस, यहाँ पर माउंटेन रेंज भी डिस्कस करेंगे, अभी प्लेट्यूज भी डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर आपके डेजर्ट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका ओजार्क प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या है आप सभी जानते हैं। प्लेट्यू जो है एक ऐसी स्थलीय संरचना है जो प्लेन यानी मैदानों से तो ऊंची होती है, प्लेन या मैदानों से ऊंची होती है और पर्वतों से नीची होती है, लेकिन उसका जो ऊपर शिखर है वो शिखर ना होकर एक प्लेन की तरह होगा। जैसे मैं आपको यहाँ बनाकर दिखाऊं, देखिए ये हो गए आपके माउंटेन्स, ठीक है, ये आपके प्लेन्स हो गए। जो आपका प्लेट्यू होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये थोड़ा जमीन से उठा हुआ होगा, ऐसे जैसे उठा हुआ है,
और इसका जो सरफेस है ऊपर वाला, ऊपर का टॉप है वो फ्लैट होगा, जमीन की तरह जैसे फ्लैट होगा, तो इसे हम बोलेंगे प्लेट्यू। तो इस तरह से कुछ प्लेट्यू पाए जाएंगे, जैसे यहाँ पर ओजार्क प्लेट्यू है और यहाँ पर पीडमोंट प्लेट्यू है। कौन सा है यहाँ पर? पीडमोंट। पीडमोंट ये किसके दोनों तरफ पाए जाते हैं? अपलेशियन माउंटेन रेंज की तरफ, एक तरफ ओजार्क। ओजार्क कहाँ पर है? इसके इस तरफ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट साइड में, ये यहाँ पर इसके साउथ में। अब जैसा आप ये देख पा रहे हैं, ये है कोस्टल रेंज, ये रॉकीज माउंटेन रेंज। इसके नीचे आते हैं तो ये है आपकी कैस्केड रेंज और यहाँ पर रॉकीज। कैस्केड एंड रॉकीज के बीच में कुछ पड़ता है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसे मिटा देता हूँ मैंने, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले जो हम माउंटेन रेंज लेते हैं वो लेते हैं कैस्केड एंड रॉकीज। कैस्केड एंड रॉकीज लोगे, ये यहां पर कैस्केड माउंटेन रेंज है और ये आपकी रॉकीज माउंटेन रेंज है। इनके बीच में जो एक प्लेट्यू पड़ता है उसे हम बोलते हैं कोलंबियन प्लेट्यू। कोलंबियन प्लेट्यू। कोलंबिया का पठार कहां पड़ेगा? रॉकीज माउंटेन रेंज और रॉकीज माउंटेन रेंज और इस कैस्केड रेंज के बीच में। कैस्केड रेंज की आपसे अगर हाईएस्ट पीक पूछे तो उसका नाम है माउंट रेनियर। क्या है? माउंट रेनियर। मैं इसकी आपको हाईएस्ट पीक बताना भूल गया, कौन सी है? माउंट रेनियर। अगर मैं लिखूं तो इस तरह से लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। यहां पर जो माउंटेन रेंज है आपकी, ये है सियरा नेवाडा एंड रॉकीज माउंटेन रेंज। सियरा नेवाडा और रॉकीज माउंटेन रेंज के बीच में दो चीजें पड़ती हैं। एक तो आपका यहां पड़ता है ग्रेट बेसिन प्लेट्यू। ग्रेट बेसिन प्लेट्यू कहां पड़ता है आपका? रॉकीज माउंटेन रेंज और इस रेंज के बीच में, जिसका नाम है आपका, इसका नाम सियरा नेवाडा। ग्रेट बेसिन, ठीक है। इसी ग्रेट बेसिन प्लेट्यू में आपका ग्रेट बेसिन डेजर्ट भी है, ठीक है। और जो कोलंबियन डेजर्ट, यहाँ पर कोलंबियन प्लेट्यू है, ये आपका सबसे बड़ा है, ठीक है। अब कोलंबिया नहीं, कोलोराडो नीचे पड़ेगा, मैं बताता हूं अभी। ग्रेट बेसिन में आपका ग्रेट डेजर्ट भी पड़ेगा, ग्रेट डेजर्ट। अब इससे थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं, ग्रेट बेसिन डेजर्ट पड़ेगा। यहां पर आपका एक प्लेट्यू पड़ेगा जिसका नाम है कोलोराडो प्लेट्यू। कौन सा? कोलोराडो प्लेट्यू। कोलोराडो प्लेट्यू। कोलोराडो का पठार। कोलोराडो का पठार जो है वो आपका इस पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है। कोलोराडो प्लेट्यू इस पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है, ठीक है। यहां पर आपका एक पड़ेगा सोनोरन डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट आपका? सोनोरन डेजर्ट। वो कौन सा है आपका? सोनोरन डेजर्ट कहां पड़ेगा आपका? इस जगह पर पड़ेगा, जो कि आपका मैक्सिको का पार्ट है, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ें, मैं आपको एक चीज बता दूं। आप यहां पर एक चीज देख पा रहे हैं, ये माउंटेन के कुछ बिगड़े हुए रूप हैं, मतलब उथले पुथले रूप हैं। हमने इनको कुछ नाम दिया है। देखिए, एक शब्द है आपका कॉर्डिलेरा। इसे मिटाकर बताता हूं मैं आपको। आपने एक नाम सुना होगा, कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा एक क्या शब्द है? कॉर्डिलेरा एक माउंटेन रेंजेस यानी पर्वतों का एक अव्यवस्थित क्रम है। तो ये आप देख पा रहे हो, ये माउंटेन का एक अव्यवस्थित क्रम है, इसी वजह से हम बोलते हैं इसे कॉर्डिलेरा। चूंकि इस नॉर्थ अमेरिका के ये वेस्ट में है, तो इसी वजह से इसका नाम दिया गया है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, यानी पश्चिमी कॉर्डिलेरा। अगर आपसे पूछे पश्चिमी कॉर्डिलेरा तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। एक तो इधर है और एक साउथ अमेरिका में भी है, एंडीज माउंटेन रेंज की तरफ, पश्चिमी कॉर्डिलेरा। और एक चीज और बताऊं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आपको मैंने कौन सा बताया था आपको? सियरा नेवादा पर्वत रेंज ऐसी है, आप देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक प्लेट्यू है, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसके बाद फिर रॉकीज माउंटेन रेंज आ गई, उसके बाद में प्लेन्स आए, फिर अपलेशियन माउंटेन रेंज आई, फिर यहाँ पर कोस्टल रेंज आ गई। तो ये कुछ इस तरह से जमीन उठी हुई है, जैसा आप देख पा रहे हैं। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ पाएंगे। ये कहाँ का व्यू है? ये नॉर्थ अमेरिका इस तरह से, मान लो जैसे नॉर्थ अमेरिका ये है, तो इसका व्यू हमने अब इस तरह से ले लिया यहाँ से। अगर ऐसे आप व्यू देखोगे, जैसे आपको यहाँ बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रहा है, इस तरह से इतनी हाइट है, तो यही आपको चीज़, अगर आप इसे सामने से नीचे की तरफ से देखेंगे तो आपको यही दिखाई देगी
यहाँ पर आपकी सियरा नेवाडा रेंज है, ये आपकी रॉकीज माउंटेन रेंज है। इसके बीच में यहाँ प्लेट्यूज पड़ते हैं, जो कोलोराडो प्लेटू आपको बताए थे मैंने अभी, कोलोराडो प्लेटू और ग्रेट बेसिन डेजर्ट। यहाँ पर ये आपके प्लेन्स आ गए, यानी यहाँ पर आपके मैदान आ गए। इसके बाद आपकी अपलेशियन माउंटेन रेंज आ गई, और इसके बाद में आपके यहाँ पर प्लेट्यू या फिर कोस्टल रेंज, जैसा आप यहाँ पर बताया था मैंने पीडमोंट, ठीक है, ये यहाँ पर आ गए। समझ में आया आपको इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से है, ये लैंड किस तरह से उठी हुई है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इधर माउंटेन रेंज, इधर माउंटेन रेंज, दोनों माउंटेन रेंज के बीच में एक प्लेन्स पड़ते हैं। प्लेन यहाँ पर जो मैदानी भाग पड़ते हैं, यहाँ पर नदियाँ प्रवाहित होती हैं। देखिए कोलोराडो प्लेटू में एक चीज़ बताना और भूल गया मैं आपको, कोलोराडो प्लेटू में एक रिवर यानी नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है कोलोराडो रिवर। वो निकलती है आपकी इसी वैली से जो मैंने आपको बताया था, माउंट एल्बर्ट विच इज़ द पार्ट ऑफ रॉकीज माउंटेन रेंज। इससे वो रिवर निकलती है और इस कोलोराडो प्लेटू से निकलकर इस कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना जल गिराती है, और वो यहाँ पर एक सबसे बड़ा गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज का मतलब क्या है, देखिए कोई नदी किसी पठार या पर्वतों पर बह रही है, तो वहाँ पर जब नदी बहेगी तो उस पठार या पर्वत को काटेगी, उसके अवसादों को साथ बहा कर ले जाएगी, उन्हें काटेगी, तो वहाँ पर एक खाई जैसी संरचना बन जाएगी, उसे ही हम बोलते हैं गॉर्ज। जैसा आप ये कोई प्लेट्यू है, यहाँ से कोई नदी बह रही है, उसने लगातार बहने के कारण क्या काम किया, यहाँ की मिट्टी काटी और यहाँ पर एक इस तरह से खाई सी बना दी, और इस खाई में इसने बहना शुरू कर दिया। जैसा भारत में आप नर्मदा और ताप्ती को देखते हैं, वो भ्रंश घाटियों में बहती हैं, इसी तरह से वो कुछ एक गॉर्ज टाइप है, ठीक है। सिंधु नदी भी एक गॉर्ज बनाती है जम्मू कश्मीर में, वो गॉर्ज है, ठीक है। तो ये जो गॉर्ज है आपका, इसका नाम है ग्रेट कैनियन गॉर्ज, ग्रेट कैनियन गॉर्ज, ठीक है। ग्रेट कैनियन गॉर्ज विश्व की सबसे बड़ी गॉर्ज है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी गॉर्ज है। कौन सी? ग्रेट कैनियन गॉर्ज। किसके द्वारा बनाई जाती है? वो है आपकी कोलोराडो रिवर। किस प्लेट्यू में? कोलोराडो प्लेट्यू में। और कोलोराडो रिवर कहाँ से निकलती है? माउंट एल्बर्ट, जो कि सबसे ऊंची चोटी है किस पर्वत श्रेणी की? रॉकीज पर्वत श्रेणी की, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेन्स की। यहाँ पर प्लेन्स पड़ेंगे, यहाँ पर नदियाँ प्रवाहित होंगी, कुछ नदियाँ इन झीलों से निकलेंगी, कुछ यहाँ पर प्लेट्यूज से निकलेंगी। जो नदियाँ यहाँ प्रवाहित होंगी वो एक मैदान का निर्माण करेंगी, वो मैदान कहलाता है आपका मिडिल प्लेन्स। कौन से? मिडिल प्लेन्स। इसी मिडिल प्लेन्स में जब नदियाँ प्रवाहित होंगी तो यहाँ पर घास के मैदान पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? घास के मैदान। ये घास के मैदान खेती के लिए बेस्ट माने जाते हैं। कौन सी खेती होती है यहाँ पर सर्वाधिक? वो है गेहूं, ठीक है। और इन घास के मैदानों को क्या नाम दिया गया है? इनका नाम है प्रेयरी। कौन से? प्रेयरी। तो प्रेयरी घास के मैदान अगर आपसे पूछे तो कहाँ पर पाए जाते हैं? इस मिडिल पार्ट्स में, मिडिल प्लेन्स में। कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका के में। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन इस चीज़ का, फिर आगे और चीज़ पढ़ते हैं इसके बारे में। झीलें पढ़ेंगे, फिर रिवर्स पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन। सबसे पहले मैंने अलास्का रेंज बताई। अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, जिसकी हाइट 6198 मीटर, ठीक है। एक किस यहाँ पर जो नदी बहती है, एक यूकॉन रिवर। यूकॉन रिवर किस किस के बीच में बहती है? आपकी ब्रुक्स रेंज एंड अलास्का रेंज। यहाँ पर ये एक घाटी में बहती है, जिस घाटी का नाम है हजारों द्वारों की घाटी, यानी यूकॉन रिवर वैली। क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि यहाँ पर ये ज्वालामुखी वाले क्षेत्र से निकलती है। यहाँ पर जो ज्वालामुखी का लावा बहता रहता है, इस वजह से यहाँ पर उसका पानी भाप बनकर उड़ने लगता है, इसी वजह से यहाँ धुआं से दिखाई देता है, इसी वजह से इसे हजारों द्वारों की घाटी कहते हैं। और देखिए यहाँ पर अलास्का में एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, परमाफ्रॉस्ट। यहाँ पर परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र है। कैसा होता है परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र? परमाफ्रॉस्ट का मतलब ये है कि जमीन के नीचे बर्फ का जमा होना। यहाँ पर जमीन के नीचे बर्फ जमी हुई होती है। जैसे जैसे अब यहाँ पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके कारण जमीन के नीचे की जो बर्फ़ है वो पिघलनी शुरू हो रही है। और वहाँ पर आप सभी जानते हैं, जब बर्फ़ नीचे होगी तो उसके अंदर कुछ कार्बन के एलिमेंट्स भी होंगे, कार्बन होगा। जब वो बर्फ़ पिघलेगी तो कार्बन का उत्सर्जन भी होगा। इसी कारण यहाँ पर कार्बन का उत्सर्जन बढ़ रहा है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोल सकते हैं इसके लिए, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। कहाँ पर? परमाफ्रॉस्ट, अलास्का में। इसके नीचे आते हैं थोड़ा सा तो आपको कोस्टल रेंज। कोस्टल रेंज के बाद में आपको मैंने बताया कैस्केड रेंज। कैस्केड रेंज के बाद में सियरा नेवाडा रेंज। इसके ईस्ट में एक माउंटेन रेंज पड़ती है जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, जिसे हम बोलते हैं आपकी रॉकीज माउंटेन रेंज, जिसकी लेंथ कितनी है? 4800 किलोमीटर। और इसमें सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट। अगर आपसे रॉकीज, देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं,
आप गलती ना कर बैठें। अगर रॉकीज माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो है आपकी माउंट एल्बर्ट। यदि आपसे पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो है आपकी माउंट मैकिनले, जो कि अलास्का रेंज का पार्ट है, ना कि रॉकीज माउंटेन रेंज का। कन्फ्यूजन से बचना, ठीक है। आपको मैंने चीज़ें बताई ये। अब इसके बाद में आपको कोलोराडो प्लेट्यू बता दिया मैंने, आपको ग्रेट बेसिन डेजर्ट एंड ग्रेट बेसिन प्लेट्यू बता दिया। सोनोरन डेजर्ट कहाँ पर है आपका? यहाँ मैक्सिको में है। देखिए यहाँ पर चियापास प्लेट्यू पड़ता है, मैक्सिको में भी एक प्लेट्यू पड़ता है जिसे बोलते हैं हम चियापास प्लेट्यू। कौन सा? चियापास प्लेट्यू। ये किसके लिए फेमस है? ये है आपका चांदी के उत्पादन के लिए। विश्व की सर्वाधिक चांदी का उत्पादन कहाँ होता है? वो है आपका मैक्सिको सिटी, मैक्सिको कंट्री, ठीक है। एक चीज ही हो गई। अब मैंने आपको रॉकीज बता दिया, अब चलते हैं अपलेशियन माउंटेन रेंज पर। अपलेशियन माउंटेन रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी माउंट मिशेल, ठीक है। कौन सी? माउंट मिशेल। इसके इधर नॉर्थ वेस्ट में एक प्लेट्यू पड़ता है जिसका नाम है ओजार्क प्लेट्यू। इसके दक्षिण में साउथ की तरफ एक प्लेट्यू पड़ता है जिसका नाम है पीडमोंट प्लेट्यू, ठीक है। यहाँ पर बीच में मिडिल प्लेन्स, बीच के भाग में घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रेरीज, जो कि गेहूं के उत्पादन के लिए अच्छे माने जाते हैं। ये आपकी हुई कुछ माउंटेन रेंजेस। चलिए अब जो हम चर्चा करते हैं वो करते हैं आपकी रिवर्स एंड लेक्स पर, यानी झीलें और नदियां। अब पढ़ेंगे हम नॉर्थ अमेरिका की। चलिए शुरू करते हैं इसे भी। तो चलिए अब हम करते हैं उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट की कुछ फेमस रिवर्स को, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए हम कुछ लेक्स देखते हैं, लेक कौन कौन सी है इस कंटिनेंट में, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए जो आपके यहाँ पर ये लेक हैं, इन सभी लेक्स को हम बोलते हैं ग्रेट लेक्स। क्या बोलते हैं इन्हें? महान झीलें। जो मैं आपको इन्हें सर्कल में कर रहा हूँ, ये सारी की सारी लेक्स कैसी हैं? इन्हें नाम दिया गया है ग्रेट लेक्स। और ग्रेट लेक्स में कितनी झीलें आती हैं? वो है आपके नंबर 5। कितनी झीलें हैं? आपकी 5 लेक्स हैं। 5 लेक्स कौन कौन सी हैं? आपकी एक तो सुपीरियर है, ये आपकी सुपीरियर, ये आपकी ह्यूरॉन, ये आपकी मिशिगन, इरी और ओंटारियो। ये है आपकी इरी और ये ओंटारियो। ये 5 लेक हैं जो इस ग्रेट लेक्स का हिस्सा हैं। ये किस किस के बीच में है? ये कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती हैं। अगर आपसे पूछे कौन सी एक लेक इन दोनों की सीमा नहीं बनाती है तो वो है आपकी मिशिगन। कौन सी लेक है आपकी? मिशिगन। मिशिगन लेक जो है वो पूरी तरह से यूएसए में है। कहाँ पर है? यूएसए में। और बाकी जो 4 लेक बची हैं आपकी, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो और इरी, जितनी बची चारों, ये आपकी कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती है। देखिए कनाडा और यूएसए की सीमा बनाने में जो निर्धारण तत्व है वो आपके 3 हैं। एक तो ये है आपकी 49वीं समांतर रेखा, ये है 49 डिग्री अक्षांश। 49 डिग्री अक्षांश यहाँ से शुरू होता है और ग्रेट लेक्स तक जाता है। फिर इसके बाद ग्रेट लेक्स यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती हैं। फिर उसके बाद यहाँ से एक रिवर निकलती है। देखिए इन 5 झीलों से जल लेकर, देखिए कैसे निकलती है। इस झील का जो पानी है वो इससे ये किस तरह से है, मैंने आपको बताया था पहले। ये लेक्स कुछ इस तरह से, ढाल आप सभी जानते हैं, इधर पर्वतीय क्षेत्र है, इधर मैदानी क्षेत्र है, तो ढाल इसका इस तरफ ईस्ट की तरफ है, तो इस तरह से है। मान लो एक लेक यहाँ पर है, एक लेक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो इसका पानी यहाँ आया, इसका पानी पिघलकर यहाँ आया और यहाँ आया जब झील से, तो लास्ट में एक नदी बनती है जिसका नाम है आपका सेंट लॉरेंस रिवर। ये सेंट लॉरेंस रिवर यहाँ से पानी लेकर इस सेंट लॉरेंस बे में अपना जल गिराती है। तो ये जो सेंट लॉरेंस रिवर है ये आपके इन दोनों का सीमा निर्धारण कार्य करती है। यूएसए, इससे नीचे का पार्ट यूएसए आपका, और ऊपर है आपका कनाडा। कौन सा? कनाडा। तो ये 3 तत्व हैं जो यूएसए और कनाडा की सीमा का निर्धारण करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसी सेंट लॉरेंस रिवर पर आपके 2 शहर हैं, मॉन्ट्रियल और क्यूबेक। मॉन्ट्रियल और क्यूबेक ये किस लिए फेमस हैं? मॉन्ट्रियल आपका जहाज निर्माण के लिए फेमस है, शिप के निर्माण के लिए, और क्यूबेक आपका कागज निर्माण उद्योग के लिए। किसके लिए? कागज, क्यूबेक। तो ये 2 आपको शहर भी याद रखने। किस देश के हैं ये है आपकी कनाडा के, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये चीज़ याद रखनी है। देखिए कागज निर्माण आपका कनाडा में सर्वाधिक होता है। पूरे विश्व में प्रिंटिंग पेपर कहाँ पर सबसे ज़्यादा छापे जाते हैं? वो है आपका कनाडा। कागज जो बनता है आपका, कागज बनता है मुलायम लकड़ी से। मुलायम लकड़ी जो पाई जाती है वो शीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर बर्फ अत्यधिक पड़ती है और जहाँ पर पेड़ जो होते हैं उनकी लकड़ियाँ कमजोर होती हैं। तो जो शीतोष्ण क्षेत्र वाले जो वन हैं उनकी लकड़ियाँ कमजोर पाई जाती हैं। जो भूमध्यरेखीय वन होते हैं वो कठोर लकड़ी के बने होते हैं,
और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जितने भी वन होते हैं वो सब कठोर लकड़ी के होते हैं। और यहाँ पर जो वन है शीतोष्ण, जिन्हें टेंगा वन भी बोलते हैं, वो मुलायम लकड़ी के होते हैं। इसी वजह से उनकी लुगदी बनाने में आसानी होती है और उनसे कागज बनाने में भी आसानी होती है। इसी वजह से कनाडा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, इसी कारण यहाँ पर मुलायम लकड़ी के वन पाए जाते हैं और यहाँ पर इसी वजह से कागज जो है, प्रिंटिंग पेपर सर्वाधिक छापा जाता है। ठीक है, कागज निर्माण के उद्योग में कनाडा हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। क्या है? हाईएस्ट प्रोड्यूसर। अब चलते हैं हम ऊपर, कुछ लेक्स हैं आपकी। देखिए कुछ लेक हैं आपकी, ये है आपकी ग्रेट बियर, फिर है आपकी ग्रेट स्लेव, अथाबस्का, ग्रेट रेनियर और आपकी विनपेग। 5 लेक हैं कनाडा में भी, इसी क्रम से हैं जैसे मैंने आपको क्रम ऊपर से बताया है, यही क्रम है इनका। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबस्का, ग्रेट रेनियर और आपकी विनपेग, ये आपकी 5 लेक्स हैं। और जो आपकी एक रिवर निकलती है जिसका नाम है मैकेंजी रिवर। मैकेंजी रिवर यहाँ से निकलती है और कनाडा में बहती हुई, पूरी तरह से ये कनाडा में बहती है और अपना जल जो गिराती है ये ब्यूफोर्ड सी में गिराती है। ब्यूफोर्ड सी किसका पार्ट है आपका? आर्कटिक ओशन का। किसका? आर्कटिक ओशन का। तो यहाँ पर ये अपना जल गिराती है और ये जो नदी है आपकी, क्या नाम है? मैकेंजी। मैकेंजी रिवर इस कनाडा की सबसे बड़ी जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। जलग्रहण क्षेत्र आप सभी जानते होंगे, जो सर्वाधिक एरिया किसी भी देश में अगर कोई एक नदी उसकी जलग्रहण क्षेत्र वाली सर्वाधिक नदी है, सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है, तो उसका मतलब ये है वो पूरे देश में एक निश्चित एरिया का पानी लेकर अपने साथ चलती है, सर्वाधिक क्षेत्रफल का। ठीक है, उसकी सहायक नदियाँ भी ज़्यादा होंगी और उसमें वाटर की मात्रा जो होगी, वाटर का अमाउंट होगा वो भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो आपकी जो मैकेंजी रिवर है वो कनाडा की सबसे बड़ी जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। कहाँ से निकलती है? ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है और यहाँ पर जाकर अपना जल गिराती है। अब कनाडा से ही एक रिवर निकलती है एटलिन लेक से। कौन सी लेक है आपकी? एटलिन लेक। यहाँ से निकलती है और अलास्का में प्रवेश करती हुई यहाँ पर बेरिंग सागर में आपका जल गिराती है इसका। ठीक है, बेरिंग सी में अपना मुहाना बनाती है। तो ये कौन सी रिवर है? ये है याकून रिवर। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि याकून रिवर की जो वैली है उसे हजारों दुहारों की घाटी कहते हैं। दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं वैसे। तो याकून रिवर कहाँ से निकलती है? आपकी एटलिन लेक से, कनाडा से, और बहती कहाँ पर है बाद में जाकर? ये अलास्का में, फिर अपना जल गिराती है इधर बेरिंग सी में। तो इसकी घाटी को हजारों दुहारों की घाटी कहते हैं। अब हम थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन लेक्स के बारे में आपको बता दिया, जितनी भी ग्रेट लेक्स हैं। अब हम बात करते हैं यूएसए की नदियों में। यूएसए की नदियों में मुख्य रूप से जो फेमस नदी है वो है मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी मिसौरी रिवर जो निकलती है आपकी, वो यूएसए में इन ग्रेट लेक्स के पास से निकलती है और अपना जल इस गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी कि इस मैक्सिको की खाड़ी में यहाँ गिराती है। ठीक है, इसी तरफ से एक रिवर मिलती है आकर, इसमें है जिसका नाम मिसौरी। ये आपकी मिसिसिपी रिवर, मिसिसिपी, और ये जो रिवर है आपकी ये है मिसौरी। ठीक है, तो ये मिसिसिपी और मिसौरी रिवर जहाँ मिलती हैं उससे आगे इस रिवर को बोलते हैं मिसिसिपी मिसौरी रिवर। और इधर से ही एक, जहाँ पर अपलेशियन माउंटेन है, इस तरफ से एक रिवर आती है जिसका नाम है टेनेसी रिवर। वो भी इसी रिवर में आगे आकर मिलती है। टेनेसी रिवर किसकी सहायक नदी है? वो है आपकी मिसिसिपी और मिसौरी रिवर की। टेनेसी रिवर किसकी सहायक नदी है? मिसिसिपी मिसौरी रिवर की टेनेसी सहायक नदी है। और कहाँ से आकर मिलती है? इसके ईस्ट से। नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में भी कहाँ से? ईस्ट से। अब एक और रिवर है जो यूएसए से ही आती है यहाँ से, और इसके डेल्टा के पास आकर अपना जल गिराती है। जहाँ मिसिसिपी मिसौरी रिवर अपना डेल्टा बनाती है वहीं पर अपना जल गिराती है, यानी अपना मुहाना बनाती है, जिसका नाम है रेड। कौन सी नदी है आपकी? रेड रिवर। रेड रिवर कहाँ पर है? आपकी यूएसए में। अब ये तो होगी मिसिसिपी मिसौरी रिवर। और मिसिसिपी मिसौरी रिवर की अगर हम बात करें तो ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की, यूएसए की ही नहीं, इस संयुक्त राज्य अमेरिका की ही नहीं, इस पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। यानी कि इसमें वाटर अमाउंट सबसे ज़्यादा होगा। इस पूरे नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में सबसे ज़्यादा वाटर अमाउंट किस रिवर सिस्टम का होगा? वो है आपका मिसिसिपी मिसौरी रिवर सिस्टम। ठीक है, अब इसकी एक खासियत और है कि इसका जो डेल्टा है, डेल्टा कहाँ होता है? देखिए, डेल्टा जो होता है जब नदी बहना शुरू करती है शुरू से, और लास्ट में जब किसी सागर या महासागर या खाड़ी में अपना जल गिराती है, तो वहाँ पर क्या होता है? ये डेल्टा बनाती है। इसकी कुछ धाराएं बढ़ जाती हैं, या तो डेल्टा बनाएगी या फिर ज्वारनद मुख बनाएगी। एस्चुरी बोलते हैं जिसे हम। देखिए, एस्चुरी का मतलब क्या होता है कि एक नाले की तरह से, मान लो ये पाइप है, इससे पानी
आपका सागर में गिर रहा है। तो ये एक नाले की तरह होगी, मतलब एक ऊंची पहाड़ी सी होगी और यहाँ से इसका जल ऐसे ही एक नाली के रूप में गिरेगा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, ये मैदानी भागों को काटकर यहाँ पे धाराएं विभाजित हो जाती हैं और कुछ इस तरह से सागर में अपना जल गिराती है। तो ये नदी डेल्टा बनाती है। और डेल्टा भी किस प्रकार का बनाती है, डेल्टा बनाती है एक पक्षी के पंजे के आकार का। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछ सकता है कि पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो वो है आपकी मिसिसिपी मिसौरी रिवर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये तैयार हुआ। समझ में आया, डेल्टा ये नदी इसमें बनाई गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी में। अब एक नदी और है जो यहाँ पर निकलती है और इन दोनों देशों की सीमा बनाते हुए इस गल्फ ऑफ मैक्सिको में यहाँ कर गिर जाती है। कौन सी रिवर है, इसका नाम है रियो ग्रांडे। क्या नाम है इसका, रियो ग्रांडे। और ये किसकी सीमा बनाती है, नीचे है आपका मैक्सिको और ऊपर आपका कौन सा देश है, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन दोनों की सीमा कौन सी रिवर बनाती है, तो आपकी है रियो ग्रांडे। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ चलते हैं। आप सभी जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, यहाँ पर कौन सी माउंटेन रेंज है आपकी, रॉकीज माउंटेन रेंज, जो कि यहाँ तक फैली हुई है, जिसकी लंबाई आपकी 4800 किलोमीटर है। इसी में इसकी एक चोटी है जिसका नाम है माउंट एल्बर्ट, जो कि इस नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट की तो सबसे ऊंची चोटी नहीं है, लेकिन इस रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से एक रिवर निकलती है और वो बहती हुई अपना जल है वो कैलिफोर्निया की खाड़ी में यहाँ आकर गिराती है। इस कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिराने से पहले ये जल किससे बहती है, एक कोलोराडो प्लेट्यू है, उस प्लेट्यू से बहती है। यहाँ पर एक कोलोराडो का पठार पड़ता है, जो आपको बता चुका हूँ मैं, सियरा नेवाडा और रॉकीज माउंटेन रेंज के बीच में एक पठार है, प्लेट्यू है, जिसका नाम है कोलोराडो प्लेट्यू। उससे ये रिवर बहती है और वहाँ पर एक गॉर्ज का निर्माण करती है जिसका नाम है ग्रेट कैनियन, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा गॉर्ज है। ठीक है, गॉर्ज मैं आपको अभी बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले। तो एक चीज़ और, कोलोराडो प्लेट्यू जो है इस पूरे नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट का सबसे बड़ा प्लेट्यू है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, कोलोराडो प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ द नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट। ठीक है, तो यहाँ से एक रिवर निकली कोलोराडो, यहाँ पर आकर गिर गई। रियो ग्रांडे नदी जो है, इसके इधर मैक्सिको में कुछ खाने पाई जाती हैं जहाँ पर, जिन्हें हम बोलते हैं चिहाहुआ की खाने, चिहाहुआ की खाने। ये किसके लिए फेमस है, यहाँ पर आपका चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इस घाटी में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और एक चीज़ और, चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है वर्ल्ड में, तो वो है आपका मैक्सिको। यूएसए किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है, वो है आपका मेज यानी मक्का। मेज कुर्सी, मेज नहीं, टेबल वाली मेज नहीं, मेज माने मक्का। ठीक है, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो अभी हमने इसमें क्या क्या चीज़ें देखी, देखिए सबसे इस रिवर सिस्टम में जो चीज़ें हमने पढ़ी, कनाडा की सबसे बड़ी नदी मैकेंजी नदी, मैकेंजी रिवर। ये लेक्स आपको मैं बता दें, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबस्का, ग्रेट रेनियर, विनिपेग, 5 लेक्स हैं इसी ऑर्डर में। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अब यूएसए और कनाडा की सीमा पर आते हैं तो यहाँ पर ग्रेट लेक्स हैं आपकी, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन और इरी, ओंटारियो। ठीक है, इनके नीचे से एक नदी यहाँ कर निकलती है जिसका नाम है मिसिसिपी मिसौरी रिवर। ये दोनों मिलकर एक संयुक्त धारा का निर्माण करती हैं और एक पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती हैं। कहाँ पर, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। इनकी सहायक नदियों की बात करें तो एक तरह से रेड और यहाँ पर टेनेसी। रेड इसका डेल्टा के पास अपना जलाकर गिराती है। रियो डी ग्रांडे मैक्सिको और यूएसए की सीमा बनाती है। कोलोराडो रिवर रॉकी माउंटेन रेंज से निकलती है, माउंट एल्बर्ट से, जो सबसे ऊंची चोटी है रॉकीज माउंटेन रेंज की। और कोलोराडो प्लेट्यू से बहती हुई इस क्या नाम है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसी कोलोराडो रिवर के ऊपर एक डेथ वैली नाम स्थान है, एक स्थान है डेथ वैली, जो कि बहुत ही शुष्क क्षेत्र है। ये समुद्र तल से भी बहुत नीचा है। ठीक है, ये समुद्र तल से भी बहुत नीचा है। यहाँ पर ना तो नमी है, मौसम वायुमंडल में ना ही नमी है, यहाँ पर बरसात नहीं होती है, तापमान बहुत अधिक है, हवाएं बहुत गर्म चलती हैं। यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, जीवन के अनुकूल दशाएं यहाँ पर नहीं पाई जाती। इसी वजह से इसका नाम जो है वो है डेथ वैली। कहाँ पर पाई जाती है, इस कोलोराडो रिवर के ऊपर, कोलोराडो प्लेट्यू के आसपास। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए मेनली हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट कर लिया है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ रह जाती है तो मैं हो सकता है आगे से आगे आपको एक वीडियो और बनाकर दे दूं। वैसे मेरे हिसाब से मैंने जो हो सकता था मैंने बताया है अभी आपको। अब एक थोड़ा सा रिवीजन पूरे कॉन्टिनेंट का, जो हमने मेन चीज़ें पढ़ी।
सबसे पहले हमने देखिए नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट पढ़ा, सी पढ़े हमने, देखिए बेरिंग सी। यहाँ पर जितने भी सी हैं इन्हें दोबारा बताने की जरूरत है नहीं, मैं वीडियो में भी बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन आपको जो इनकी मोस्ट चीज़ें याद रखनी है, देखिए सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी रॉकीज माउंटेन रेंज, लंबाई 4800 किलोमीटर। सबसे ऊंची चोटी रॉकीज माउंटेन रेंज की वो है आपकी माउंट एल्बर्ट। सबसे ऊंची चोटी पूरे इस नॉर्थ अमेरिका की वो है माउंट मैकिनले, अलास्का रेंज का पार्ट है जो कि अलास्का में पड़ती है, ठीक है। अब सबसे अधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी आपकी मिसिसिपी मिसौरी रिवर। कनाडा की सबसे बड़ी नदी मैकेंजी रिवर, ठीक है। यहाँ पर आपके जो मरुस्थल वगैरह बताए थे मैंने, सब दोबारा बताने की जरूरत है नहीं उन्हें। यहाँ पर जितने चैनल बताए ये भी याद होने चाहिए आपको, फ्लोरिडा चैनल, आपका युकाटन चैनल, ठीक है, ये आपका क्यूबा है। और यहाँ पर सेंट लॉरेंस जो रिवर है, इसी पर 2 शहर पाए जाते हैं, स्थित हैं। कौन कौन से? आपका क्यूबेक और मॉन्ट्रियल, ठीक है। इनकी मैंने विशेषता बता दी किस लिए फेमस हैं। और इसके उत्पादन, देखिए उत्पादन की बात करें तो कागज़ के उत्पादन में यानी प्रिंटिंग पेपर के उत्पादन में सबसे पहला स्थान वर्ल्ड में किसका है? वो है कनाडा का। यूएसए का किस में है? आपका मेज़ यानी मक्का के उत्पादन में। मैक्सिको का किस में है? इसमें आपका चांदी के उत्पादन में। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है, देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आपने एक नाम सुना होगा लैटिन अमेरिका, मिडिल अमेरिका, ठीक है। लैटिन अमेरिका और मिडिल अमेरिका, इस पर हम बात करते हैं। चलते चलते इस चीज़ को बता दूं मैं। देखिए लैटिन अमेरिका एक शब्द आता है, लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, लेकिन आपको अगर नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे, मैं आपको बता देता हूँ। लैटिन अमेरिका के अंतर्गत वो देश आते हैं यूएसए और कनाडा को ऊपर वाले पार्ट को छोड़कर, तो यानी मैक्सिको से नीचे वाला पूरा पार्ट और साउथ अमेरिका भी, ठीक है। मैक्सिको हो गया आपका, कैरिबियन आइलैंड्स हो गए और नीचे से साउथ अमेरिका हो गया। ये तो हो गया आपका लैटिन अमेरिका। अगर अब बात करें हम मिडिल अमेरिका की, तो मिडिल अमेरिका में अगर हम इस लैटिन अमेरिका में से अगर हम साउथ अमेरिका को माइनस कर दें यानी हटा दें तो क्या बचेगा? देखिए ये यहाँ से लेकर मैक्सिको और कैरिबियन आइलैंड्स, इसमें से हमने मतलब ये समझ लो साउथ अमेरिका घटा दिया हमने, तो यहाँ पर बचा मैक्सिको नीचे के देश और यहाँ पर कैरिबियन आइलैंड्स, ये होगा आपका मिडिल अमेरिका। लैटिन अमेरिका की बात करें तो मिडिल अमेरिका में साउथ अमेरिका को और ऐड कर दें तो आपका लैटिन अमेरिका बन जाएगा। यूएसए इसका पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज की वीडियो में हमने समझी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत ही नॉलेज की वीडियो होगी। आपको उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको लगी होगी, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर नहीं लगी है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट में बताएं, कमेंट करेंगे मैं आपको जवाब भी दूंगा, ठीक है। और हो सके तो अपने साथियों के साथ इसे वीडियो को शेयर भी करें जिससे और स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए और टॉपिक के साथ। थैंक यू।